मॉर्निंग बच्चों, ये वर्कशीट 27 है आज आपकी। और ये आपकी क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट है, हिंदी मीडियम की। और आज डेट है 4 सितंबर। तो हमने लेसन नंबर 6 का जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो आधा लास्ट वाले उसमें कवर कर लिया था। तो इसमें भी आधे से ज़्यादा उसी का ही पार्ट दिया हुआ है, तो आप उसको एक बार दोबारा से देख लें अगर इसे समझने में प्रॉब्लम हो तो। देख लेते हैं क्या है ये। मानव श्वसन प्रणाली को विस्तृत रूप से कार्यों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। बेसिकली जो श्वसन प्रणाली है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सांस लेना और एक होता है श्वसन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें सिर्फ एयर का यह है कि हमने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, है ना। और जो रेस्पिरेशन है या श्वसन है उसमें पूरा प्रोसेस आ जाता है। मीन्स जो ऑक्सीजन है वो कैसे ब्लड तक पहुंची, फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई, तो वो सारा वो कंप्लीट उसमें आता है प्रोसेस। तो देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। इसने उसका सिर्फ जो स्ट्रक्चर है उसको बताया हुआ है कि किस तरीके से किस किस से होकर जाती है जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है, तो सेम ही ट्रैक फॉलो करते हैं ये। तो गुहाओं और नलियों को आपस में जोड़ने की प्रणाली जो फुसफुस में वायु का संचालन करती है। तो बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर, फुसफुस लंग्स को ही बोलते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, नाक वायु को गर्म और फिल्टर करता है। ग्रसनी वायु के लिए मार्ग जो श्वास नली की ओर जाता है, तो उसका काम वही है, फेरेनिक्स बोलते हैं जिसको। और स्वरयंत्र वॉइस बॉक्स, ये भी हमने पढ़ा था। श्वास नली ग्रसनी को श्वसनी से जोड़ती है, उपास्थि वल्य संरचना प्रदान करते हैं और श्वास नली को खुला रखते हैं। तो हमने देखा था कि श्वास नली में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो श्वास नली है, ट्रैकिया है, उसमें क्या होते हैं कि सी शेप के रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। मतलब कि सी शेप की उपास्थि के स्ट्रक्चर होता है, वल्य होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो श्वास नली है उसमें जब हम सांस छोड़ते हैं या लेते हैं तो जो प्रेशर है उसको झेलने के लिए या उस प्रेशर को जो है ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज झेल लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो श्वास नली पिचकने से या कोलैप्स होने से बच जाती है, मतलब कि वो फटती नहीं है। तो मेन इसका ये फंक्शन है। और श्वास नली में श्लेष्मा के साथ सीलिया मतलब छोटे छोटे महीन बाल जैसे स्ट्रक्चर होता है, नामक महीन बाल होते हैं जो वायु को फुसफुस तक पहुंचने से पहले फिल्टर करते हैं, जिससे कि जो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है जो हमारे ट्रैक में नहीं जाना चाहिए उसको रोक लेती हैं। श्वसनी ग्रसनी अंत में इन दो शाखाओं में विभाजित होती है और ये फुसफुस में प्रवेश करती है। तो ब्रोंकाई बोलते हैं उसको, श्वसनी को। और फिर ये क्या है, दो में विभाजित हो जाती है, ट्रैकिया के बाद होती है ये, और विभाजित होकर क्या बनाती है, ब्रोंचियोल्स। और आगे स्ट्रक्चर हम यहाँ देख लेते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट दे रखा है। श्वसन श्वसनिकाय वह प्रणाली जहाँ श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है फुसफुस में। और तो ये श्वसन श्वसनिकाय क्या है कि जो ब्रोंकाई है या श्वसनी है उसके नीचे फिर ये एक तरीके से लास्ट वाली वर्कशीट में हमने क्या था ना, जड़ की तरीके से बढ़ती चली जाती है। पहले एक मोटी जड़ है, फिर छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, तो इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो इसके बाद ही जो ब्रांच बनती है इसकी या जो शाखाएं बनती हैं वो है इसका रेस्पिरेटरी ब्रोंचियल्स, या जिसको बोलते हैं श्वसन श्वसनिकाय, जो कि फुसफुस का सबसे संकीर्ण वायु मार्ग जो फुसफुस की सतहों तक वायु पहुंचाते हैं। तो छोटी छोटी मतलब वो है ये कह सकते हो कि एक तरीके से मतलब इसका पार्ट ही होता है, इसका एक्सटेंशन ही है। कुपिका वाहिनी छोटी शाखाओं का एक नेटवर्क जो श्वसनी से फुसफुस तक और अंततः कुपिका कोश में पहुंचती हैं। फिर लास्ट में क्या आती है, कुपिका। फुसफुस में कार्यात्मक श्वसन इकाइयाँ जहाँ गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो कुपिका हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी कि ये सबसे छोटी यूनिट थी, इसी से मिलके जो हमारे लंग्स हैं वो इसी से मिलके बने हैं। आपको मैंने बताया भी था लास्ट टाइम कि 700 मिलियन जो एल्विलाए हैं या कुपिका हैं उससे मिलकर एक लंग बनता है। तो वही है ये, इसी से मतलब बेसिक यूनिट है जो कार्य करती है, फंक्शनल यूनिट है। अब इसमें देख लो, अब इधर आ जाते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था सांस लेना और सांस छोड़ना, लास्ट वर्कशीट में किया था हमने। ऑक्सीजन युक्त वायु लेना, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन युक्त वायु लेते हैं, यह पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के संकुचन के कारण होता है।
तो जो अब क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वहाँ पे जो हमारी वक्ष गुहा है वो फैलती है, फिर यहाँ डायफ्राम समतल हो जाता है और इसके संकुचन, मांसपेशियों के संकुचन की वजह से डायफ्राम कैसा हो जाता है, समतल, फ्लैट और बाहर की तरफ हो जाता है, नीचे की तरफ जाती है ये और समतल हो जाता है, जिससे वक्षीय गुहा आयतन, जिससे जो वक्षीय गुहा है, जो कैविटी है थोरैकिक कैविटी, इसका आयतन बढ़ जाता है और इसलिए वक्षीय गुहा के अंदर दाब कम हो जाता है और फेफड़ों के अंदर वायु जाती है। तो वक्षीय गुहा, जब हम सांस लेते हैं तो दाब जो है वो कम होता है वक्षीय गुहा में, ये याद रखना। फिर सांस छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के शिथिलीकरण, मतलब जब रिलैक्स हो जाती हैं वो, के कारण होता है। डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है, ऊपर डायग्राम में दिख रहा है ना कि ये जो डायफ्राम है गुंबद के आकार का ऊपर की तरफ हो गया है, गुंबद के आकार का हो जाता है। इससे वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है, वायु का दाब कम हो जाता है और फेफड़ों से बाहर जो वायु है वो निकल जाती है। तो यहाँ पे जो वायु का दाब है उसको ध्यान रखना किस तरीके से काम करता है। फिर आ जाओ इधर देख लो। फिर जो हम इस वाला पार्ट पढ़ रहे थे, इसमें हमने देखा था कि इस वाले ट्रैक से होते हुए जा रही थी ऑक्सीजन, श्वसन, श्वसनिका, उसके बाद कुपिका वाहिनी में गई, फिर गई कुपिका में। अब ये नीचे कुपिका का स्ट्रक्चर दे रखा है। कुपिका के स्ट्रक्चर में एक चीज़ देखने वाली है कि ये है क्या, बेसिकली गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे छोटे छोटे ये कुपिका है ना, एल्वुलाई, तो इसके अंदर आप देख रहे होगे कि इसमें ऑक्सीजन अंदर आ रही है। तो ऑक्सीजन अंदर कहाँ से आ रही है, ये जो ऊपर कुपिका वाहिनी से, जो कि पूरा ट्रैक कवर करके आई है ना। सबसे पहले ये इसमें ट्रैक दे रखा है ना, नासा द्वार, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, फिर श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, फिर कुपिका कोश, उसके बाद रुधिर वाहिकाओं में जाता है। तो अब यहाँ पे जो हम देखते हैं ऑक्सीजन अंदर आ रही है, तो जो इसके आसपास क्या होता है कि छोटी छोटी सी रक्त की कैपिलरीज होती हैं, ये इसके पास, कुपिका के पास, एल्वुलाई के पास। तो ये इसमें से क्या करता है कि जो ब्लड, और कैपिलरीज में क्या भरा होता है, ब्लड। तो कैपिलरीज में ब्लड भरे होने की वजह से क्या है कि ये ऑक्सीजन जो है ब्लड ले लेता है। अब ब्लड का कौन सा, ब्लड जो है 4 चीज़ों से मिलकर बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो जो इन चारों में से जो आरबीसी है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, कंपोनेंट होता है उसका, जिसे बोलते हैं वो हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी जो है, बेसिकली आरबीसी की जो कोशिकाएं हैं वो इससे ऑक्सीजन ले लेती हैं और इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दे देती हैं। और ये होता किस वजह से है, डिफ्यूज़न होता है, मतलब कि विसरण की वजह से होता है। ऑक्सीजन जो है वो बाहर चली जाती है, ब्लड को मिल जाती है कैपिलर्स के थ्रू, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस दे दी जाती है कुपिका को, और फिर वो उसे लेके वापस चली जाती है। तो बेसिकली आप देखो इसके अंदर हो क्या रहा है। पहले तो वायु से ऑक्सीजन ली है ना, जो पूरा ट्रैक फॉलो करके आई, कुपी तक पहुंची, कुपिका तक पहुंची, फिर वो चली गई रक्त वाहिका में, ऑक्सीजन बाहर जा रही है। फिर जो ऑक्सीजन है उसके अंदर जो आरबीसी है, मतलब एक तरीके से ये मान के चलो कि आरबीसी के पास अपना एक हैंड है, एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जो क्या काम करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। तो बेसिकली जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी तो वो बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन उसमें इस टाइम है, तो HbO2 बोलते हैं उसको। तो क्या हुआ कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनी, फिर वो धमनियों द्वारा ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंचती है, फिर मतलब हार्ट का वर्क है यहाँ पे पूरा। फिर जो ऊतकों में जाती है ग्लूकोज का ग्लूकोज जो है मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है ऊतकों में। तो जो ये आप आगे पढ़ोगे वैसे हार्ट में अच्छे से, तो अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा शायद ये पूरा। तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊतकों से ले ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त वाहिकाओं में जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो रक्त है, रक्त में विसरण होता है, डिफ्यूज़न होता है, और रक्त वाहिकाओं द्वारा कुपिका में वापस ये पहुंचा दी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड दिख रही है ना, जाते हुए नीले रंग से दिख रही है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रेड कलर का दिख रहा होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, वो ब्लू दिख रहा होता है। तो जो ब्लू है कोशिकाएं, ये सारी कार्बन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, और जो रेड दिख रही है वो ऑक्सीजन वाली हैं सारी। उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका कोश में जाती है विसरण द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो वापस पूरा ट्रैक फॉलो करके ये नासा द्वार से बाहर, हमारी नोज से बाहर चली जाती है। तो मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो ऑक्सीजन है उसको कौन पकड़ता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसके साथ है, आरबीसी का पार्ट है हीमोग्लोबिन, उसमें कंपोनेंट होता है, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है,
और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, मतलब डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन कम है उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो मेन तो इसमें यही दे रखा है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। फुसफुस के अंदर कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है, ये भी मैंने आपको बताया ही है। कुपिकाओं की भित्ति से रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, जो आसपास रुधिर वाहिकाएं हैं इसके दिख रही होंगी ना आपको, लाइट से कलर में बाहर की तरफ बना रखी हैं, का जाल होता है। कोशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर वाला मतलब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला जो ब्लड है द्वारा प्रचुर रुधिर कोशिकाओं में छोड़ती है। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कोशिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाती है, जो आपको बताया भी था अभी। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है, तो उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुसफुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन उत्तकों तक पहुंचते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। वैसे जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे वो हमारी बॉडी की बात थी, और हमारी जो बॉडी है वो हम मतलब बड़े जंतुओं में आते हैं ना, बड़े जीवों में। तो मानव में श्वसन वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, लिखा हुआ है ना हीमोग्लोबिन, जिसमें आयरन का कंटेंट भी होता है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, मतलब कि इसकी दोस्ती होती है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन को अपने साथ ये जोड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। लाल रुधिर मतलब आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स में उपस्थित होता है। तो आगे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। उपास्थि वलय का क्या कार्य है, यह भी आपको बताया ही है कि जो उपास्थि वलय हैं ये सी शेप की संरचना बनाती हैं, जिसकी वजह से जो श्वास नली है वो सांस लेते वक्त और छोड़ते हुए जो प्रेशर है, दाब है, उसको झेल पाती है। तो जो प्रेशर और दाब झेल पाती है, जिसकी वजह से कि वो पिचकने से या फटने से या कोलैप्स होने से बच जाती है। अब नेक्स्ट है, बड़े कोशिकीय जीवों जैसे कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है। तो ये तो आप ये वाला पैराग्राफ पूरा ही लिख दोगे उठा के, सारा वही दे रखा है, ये यहाँ से लिख सकते हो, या वैसे पूरा ही आएगा, डायग्राम भी आएगा इसमें, ये तो पूरा ही बनाना पड़ेगा ये वाला नीचे का। फिर है सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम की प्रक्रिया समझाइए। तो वो ऊपर दे रखी है कि डायफ्राम का डायग्राम भी बनाना चाहिए वैसे आंसर में। और डायफ्राम जो है जब हम सांस लेते हैं तो वो नीचे की तरफ हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, जब सांस छोड़ते हैं तो ऊपर की तरफ चला जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो बेसिकली तो यही है, और इसमें से लिख देना। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।